बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने कल का मैच अपने नाम कर लिया। बाबर आजम का ये कहना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि पूरी कौम की है। अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करेंगे और वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं जो हमारी टीम को बच्चा कहते थे। अभी मज़ीद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो आज इंडियन टीम सोचने पर मजबूर हो चुकी हुई है हमारी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखते हुए। कुछ बात करेंगे जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की दावत पे 3 रोज़ा दौरा पर सऊदी अरब गए हैं। वहाँ पर क्या मामला तय पाए हैं ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे और कुछ बात करेंगे वज़ीर आला बलोचिस्तान के मनसब के हवाले से। जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब जो है वो सूरत हाल को किस तरह से संभालेंगे ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं फयाज वड़ाई साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार होस बख्श बाराज़ोई साहब। इसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर कानूनदान तजियाकार अहमद रज़ा कसूरी साहब और स्पोर्ट्स से हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इकबाल जमील साहब। बात अगर की जाती है क्रिकेट के हवाले से तो कल इंतहाई खूबसूरत जो मैच देखने को नज़र आया और बहुत अच्छा सीरीज़ का जो एक आगाज़ किया पाकिस्तान की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल जमील साहब। उनसे पहले जानना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल हमने देखा कि ग्रीन शर्ट्स जो थी वो दुबई स्टेडियम में छा गई थी और वो पड़ोसी मुल्क जो हमारे बारे में ये कहा करते थे कि अभी तो बच्चे हैं, इनके साथ नहीं खेल सकते या इन्हें अभी मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो क्या समझते हैं कल की कारकर्दगी को देखते हुए आप क्या समझते हैं? बिलखुसूस बाबर आजम ने जो मैच जीतने के बाद अपनी टीम से बात की है, उन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि झूम झूम के गाओ खुशी के गीत। किसी की जीत हुई है आज और किसी की हार। मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बता रहा हूं कि पहले 2 ओवर में पाकिस्तान ने मैच जीत लिया था। जब शाहिन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में ये दुबई की जो विकेट है इस पे हमेशा ये कह रहे थे कि ये गेंद यहाँ रुक के आ रहा है। पहले ही ओवर में उन्होंने इतनी खूबसूरत स्विंग की और बिल्कुल वहां पे सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ही यही था कि बॉल जो है वो सही तरह से हो नहीं पा रही थी, पिच जो थी वो काफी स्ट्रांग थी। रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को जिनको बड़ा बड़ा नाम दिया गया था वो कुछ समझ ही नहीं पाए। उसके बाद केएल राहुल आए, दूसरे ओवर में वो चले गए। भाई इमैकुलेट जीती। देखिए, बाबर आजम ने फ्रंट से लीड किया। इंडिया ने जो हाइप क्रिएट की थी वो कल एक हिस्ट्री की शक्ल बन गई। 24 अक्टूबर 2021 तारीख में क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबर आजम का जो कॉम्पोजिशन था, जिस वक्त टॉस हो रहा था तो दोनों टीमों के कप्तान की शक्ल आप देख सकते थे। विराट कोहली कंप्लीटली डाउन था, उसकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी कि वो बिल्कुल ही अंडर प्रेशर है, जबकि वेयरएज बाबर आजम वाज लुकिंग रिलैक्स। पाकिस्तान ने कल फील्डिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग में तो लाजवाब कर दिया और बॉलर्स भी पाकिस्तान के बहुत ही जबरदस्त छाए रहे। और किसी भी इंडियन बैट्समैन को विराट कोहली रुक के खेले वो इस तरह खेलते नहीं है। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लेकिन किसी भी इंडियन बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान की। इन शॉर्ट से क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें बच्चा समझ के डील किया जा रहा था कल वो बच्चे अंडर प्रेशर नहीं हुए? ग्राउंड में इतने बड़े बड़े नाम उनके सामने मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद वो अंडर प्रेशर नहीं हुए। शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह से विकेट्स ली हैं और जिस तरह से हसन अली ने परफॉर्मेंस पेश की है, फिर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब रही है। देखिए, सारी बात है हसन अली थोड़े एक्सपेंसिव जरूर है लेकिन उन्होंने प्राइस विकेट ली विराट कोहली की, वो थोड़े एक्सपेंसिव। हाँ, मैं यहाँ हारिस सऊद की बात करूंगा। शाहिन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए, हारिस सऊद ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की। उन्होंने बिल्कुल नपी तुली लैगिंग लेंथ कहते हैं ना, बिल्कुल लेंथ से बिल्कुल नहीं हटे। इसी वजह से जो ओवर्स थे उनमें बहुत ही कम रन बने। इमाद वसीम वॉज वेरी गुड। देखिए, सारी बात यह कि जब मार्शलिंग ऑफ द फील्ड किया ना, जिस अंदाज से बाबर आजम ने मार्शलिंग किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था किसी भी किस्म का। और सारी बात ये, हारने के बाद उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। विराट कोहली ने खुद ये कहा कि जनाब उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया, रादर क्रश कर दिया है इंडिया को। और दूसरी बात है, दावे करना बड़ा आसान होता है कि बच्चा है कोई नहीं। देखिए, गिवन डे पे पाकिस्तान
पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है अनप्रेडिक्टेबल कहती है, कहा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये विक्ट्री जो थी ये प्रेडिक्टेबल विक्ट्री थी। इतने अरसे से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं इकबाल जमील साहब, हमने देखा है, और जब बात की जाती है स्पोर्ट्स के हवाले से, और कल के जो ग्राउंड के मनाजिर थे वो काफी मुनफरिद भी थे। एक तरफ पे क्राउड जो था वो काफी ज्यादा जो था वो चार्ज हुआ हुआ था, एक तरफ इंडिया था, एक तरफ पे पाकिस्तान था, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि मैच खत्म हो जाता है, पाकिस्तान जो है वो पहला मैच जीत जाता है, विराट कोहली की तरफ से जिस तरह से एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया गया, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह का है, जिस तरह उन्होंने बाकायदा सराहा, गले से लगाया और मुबारकबाद पेश की, इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, होना था, इसके पास उनके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं। विराट कोहली जो है ना बड़े ही एग्रेसिव कप्तान है, लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो गले नहीं लगाते तो और क्या करते। पूरी दुनिया जो थी, पूरी दुनिया क्रिटिकल, जितने इंग्लिश क्रिकेट नासिर हुसैन जो कमेंट कर रहे थे, जिस अंदाज में वो बता रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं था कि जनाब वो तारीफ ना करेंगे तो और क्या। और कौन तारीफ नहीं करेगा? क्रिकेट के एनालिस्ट को ले लीजिए, पंडित्स को ले लीजिए, स्पोर्ट्समैन को ले लीजिए, राइटर्स को ले लीजिए, सब पाकिस्तान को प्रेस कर रहे थे। सुनील गावस्कर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट दिया पाकिस्तान को, संजय मंजरेकर ने दिया, जितने भी उनके लोग थे उनको देना था। और जाहिर सी बात है, इस परफॉर्मेंस पे कोई पागल ही होगा जो तारीफ नहीं करेगा। मैं इस पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी, फिर आपसे एक दोबारा सवाल पूछने की कोशिश करूंगी। फयाज बड़ाई साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फयाज बड़ाई साहब, जहां पर एक तरफ पे हम इतने परेशान थे, कौम को महंगाई का तोहफा दिया जा रहा था, हर दिन एक नई कीमत सुनने को नजर आ रही थी, लोग परेशान हाल थे, वहां पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जो शायद हमारी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इस तरीके से जिस तरह से डिलीवर किया है कि उन्होंने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों को जो है ना, जिसे कहते हैं, मात दे दी। और वो खिलाड़ी जो अपने मुल्क में बैठकर पाकिस्तानी टीम के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे कि अभी बच्चे हैं, इन्हें सीखने की जरूरत है, मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फ़ायदा इकबाल जमील हमारे स्पोर्ट्स के जो रिपोर्टर हैं, जो स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं, ये हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और बहुत अच्छी तरह उन्होंने एलैबोरेट किया और बड़ी अच्छी बातें की हैं। ख़ास तौर पर जब उनसे आपने उसका भारतीय कप्तान के हवाले से पूछा कि वो मिले हैं आकर, उन्हें शाबाश दी है, ये कोई नई बात नहीं है। बात हमारे जो हल्के हैं ना, वो ऐसे ही भारत के कप्तान को और भारतीय टीम को ये क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं। जी धोनी आकर उनके पास खड़े हो गए, कोहली उनके पास आकर उन्होंने शाबाश दी, ये तो एक रूटीन की बात है। अगर पाकिस्तान की टीम भी हार जाती तो ये भी उनको जीतने के बाद हमारा कप्तान भी उसको गले मिलता है, उसको सलाम देता है। ये तो एक नेचुरल चीज़ होती है जो पूरी दुनिया में होती है, लिहाजा इस तरह का कोई क्रेडिट नहीं देना चाहिए। बड़ाई साहब, एक्चुअली बात दरअसल पता है क्या, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच सामने होता है तो फिर वो यूं लगता है कि जैसे बॉर्डर के ऊपर दो मुल्कों की फौजें आमने सामने आके खड़ी हो जाती हैं। और कल का क्राउड जिस तरह से चार्ज था और बहुत सारे लोग, बिलखुसूस वहां के सुपरस्टार जो हैं वो भी मौजूद थे, वहां पर अक्षय कुमार जी भी आए हुए थे, वहां पे वो कायदा वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। तो ऐसा सिनेरियो बना हुआ था कि कोहली की तरफ से इतना अच्छा जस्चर एकदम से सामने नजर आना, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। उसको कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। असल में बात यह है कि जैसे इकबाल जमील ने कहा ना कि 24 अक्टूबर का दिन बड़ा अहम है। इकबाल जमील साहब, मैं आपको ये बताऊं कि 24 अक्टूबर की रात भी बड़ी अहम है। आप हैरान होंगे कि इस रात 1 अरब से ज़्यादा बंदे सोए नहीं रात को। ये किसी मीडिया पे किसी ने नहीं बताया। भारत में कम से कम 1 अरब से ज़्यादा लोग इस मैच को देखते हैं। हमारे लोग भी क्रिकेट के शौकीन हैं, लेकिन भारत के लोग, मैंने भारत में जाकर भी क्रिकेट मैचेस कवर किए हैं, पाकिस्तान में पाक इंडिया मैचेस कवर किए हैं। जो भारतीय लोग हैं ना, उनका जुनून बड़ा डिफरेंट है। वो तो पूरे बाजार बंद होते हैं, होटलों के आगे हलकतें खड़ी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कल की रात पूरा भारत 1 अरब से ज़्यादा बंदा सारी रात जागता रहा है परेशानी में। ये मामूली बात नहीं है। उन्हें चाइना वाले उन्हें श्राद्ध पे मारा। वहाँ के लोकल मीडिया के मुताबिक के बहुत ज्यादा दंगा फसाद जो है वो इंडिया में देखा गया है, तोड़फोड़ की गई है, काफी लोग नाराज हुए हैं, इंडियन टीम को बुरा भला कहा जा रहा है वहाँ। फायदा वो तो चाइना ने उनको बॉर्डर पे जो मारा है ना, उसका भी शायद उनको इसका इतना अफसोस नहीं है। जो जितना पाकिस्तान जहाज हमने गिराया था ना, उसका भी शायद उनको इतना अफसोस नहीं होता जितना वो इस अफसोस में रात। और जो आपको इतला नहीं कि मोदी साहब भी क्रिकेट इतना नहीं देखते, वो उनके बारे में कहते हैं वो सारी रात जागते हैं और प्लानिंग करते हैं। लेकिन कल सुना है कि वो भी खेल का स्कोर पूछते रहे और आवाज़ार ही बैठे रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि यार, उनको समझ आ गया था। आधे मैच के अंदर अक्षय कुमार जो हैं वो पवेलियन से जा चुके हुए थे, वो स्टेडियम से निकल चुके हुए थे, बकायदा उनको रोकने की कोशिश की गई कि अक्षय कुमार साहब मैच पूरा देखिए, मजा तो तब था ना कि जो जितने भी व्यूअर्स थे, जो इंडियंस आए हुए थे, जो तुम्हारे देख रहे थे उस मैचेस को, वो आकर वो भी बैठते और पूरा मैच देते और पाकिस्तान की टीम को उसकी फतह पे उसको
अब जानना चाहूंगी, हमारे साथ इकबाल जमील मौजूद है। इकबाल जमील साहब, एक तरफ पे जैसे बाबर आजम ने अपने वीडियो क्लिप जो उनका एक शेयर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इतना एक्साइटेड अभी नहीं होना है क्योंकि अभी यहाँ पे पूरी सीरीज पड़ी और हमने जीतना, और इंशाल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप का जो कप है वो हम अपने मुल्क लेकर जाएंगे, इस कप को जीत कर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है अब इसका नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, और इसके साथ हमारी परफॉर्मेंस जो है उसे मजीद हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा टाकरा है वो बहुत बड़ी टीमों के साथ भी होने जा रहा है। देखिए, सारी बात यह है कि मैं इससे पहले कि आपकी सवाल का जवाब दूं, मैं फयाज बड़ाज साहब के बात करना चाहता हूँ। एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, उनके कॉलम्स भी जंग अखबार में छपते रहे, चीजों पे उनकी नजर है। वो मतलब उन्होंने क्रिकेट को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और सारी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कल दुबई के स्टेडियम में आउट नंबर कर दिया। इंडियन फैंस की तादाद कोई 80% थी, पाकिस्तानी तो फैंस इक्का दुक्का नजर आ रहे थे, और उस जगह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस तरह झंडे गाड़े, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, अब आगे आपके सवाल का जवाब, हाँ, अब एक और स्कोर सेटल करना है हमने। वो स्कोर सेटल है, कल जो मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने दौरा मंसूख किया ना, कल आपको मजा चखाएंगे। कल न्यूजीलैंड की टीम ठीक है, स्ट्रांग जरूर है, लेकिन इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और पाकिस्तान ने कल साबित कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं, उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर जो न्यूजीलैंड की टीम है, विलियमसन जो उनके कप्तान है, वो भी सोच रहे होंगे यार कि कल अल्लाह इज्जत रख ले, लेकिन इज्जत देने वाला अल्लाह है। पाकिस्तान की नीयत साफ थी, पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास पोटेंशियल है, पाकिस्तान ने कल ये दिखा दिया है। जनाब के आफरीदी हो, इमाद वसीम हो, बाबर आजम और रिजवान की मैं तारीफ करूंगा। रिजवान प्लेड लाइक ए जीनियस। सबसे बड़ी बात रिजवान की यह है कि वो निडर खिलाड़ी है, डरता नहीं है। कल ग्राउंड पे बकायदा हमने देखा कि मैच खत्म होने के बाद शुक्राने के नफल भी अदा कर रहे थे वहां पर, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। हर जगह आता है। हमारा टारगेट ये, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान लास्ट 4 में सेमीफाइनल में मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर चुका है। मेरे हिसाब से क्वालिफाई इसलिए कर चुका है कि सिर्फ एक रुकावट रह गई है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड को अगर मार देता है तो पाकिस्तान पहुंच गया, और अगर न्यूजीलैंड से खुदा ये आप बता दीजिए, आपका तजिया क्या कहता है कि इंशाल्लाह इस साल वर्ल्ड कप जो है उसकी जो फातेह टीम है वो हमारी ग्रीन शर्ट्स ही होंगी? कोई ऐसा मसला, शाहीनों के पास ये आएगा, ये बना है, ये कॉफी बनी है, शाहीनों ये बनी है, इसलिए कि पाकिस्तान के पास अब अगला मराना है न्यूजीलैंड के पास, और उसके जी ठीक। वड़ाई साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। वड़ाई साहब, हमने देखा कि कल जहां पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशंस की जा रही थी हमारे जीतने की खुशी में, और जैसे आपने खुद कहा कि शायकीन क्रिकेट जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ पर बाकायदा जो है वो लोग सड़कें सुनसान करके घरों में बैठ जाते हैं। इसी तरह के कुछ जो है वो हालात जो है वो मकबूजा कश्मीर में देखे गए। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस थी वो वायरल हो चुकी थी, किस तरह से पाकिस्तान के जीतने की जो सेलिब्रेशन है मकबूजा कश्मीर में की गई है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? लास्ट में ये पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अब मज़ीद किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह मज़ीद बेहतर की जा सकती है इस कप को जीतने के लिए? जिस तरह के इकबाल मिलने का आपने सही बात की है कि ये जो हमारी कौम है, जिस तरह रात को उनमें जोश व खरोश था, जिस तरह हमारे शायकीन क्रिकेट एक ख़ास मजाज से बाज़ारों में निकले, ग्राउंडों में निकले। मैं समझता हूँ कि आप कह रही हैं ना बार बार कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है। अब वर्ल्ड कप हम जीते या ना जीते, हमारा वर्ल्ड कप रात को हो गया है। मेरी जितने भी लोगों से बात हुई रात को, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल कह दिया, उन्होंने कहा हम इसके बाद हमें परवाह नहीं है पाकिस्तान आगे उसका सफ़र कैसा जाता है, वो जीतता है या हारता है। उनकी खुशी और उनका जो जज्बा है, उनकी जो फीलिंग है, वो कहते हैं हमने आज वर्ल्ड कप जीत लिया है। और उन्होंने आज रात सेलिब्रेट कर लिया कि वर्ल्ड कप हमारा है, क्योंकि भारत से जीतना ही वर्ल्ड कप है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप कह रही हैं पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिया के मुसलमान भी खुश हुए हैं, और ख़ास तौर पर कश्मीर के लोग, मकबूजा कश्मीर के लोग जो जुल्म सितम के जिन पर पहाड़ टूटे हुए हैं, तो उनको उनकी खुशी तो और तरह की होती है। वो तो एक अंदर से भी ज़्यादा खुशी होती है ना, कि देखे तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, हमें तुमने रोका हुआ है, और उस पाकिस्तान के नाम पर जिसको दिन रात तुम पाकिस्तान की मुखालफत करते हो और हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हो, हमें डांटते हो कि मारते हो कि आप पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो आज पाकिस्तान ने आपको धूल चला दिया और पाकिस्तान ने आपको मज़ा चखा दिया। तो जो लुत्फ़ जीत का सही मानों में लुत्फ़ अगर किसी ने उठाया तो वो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं, और उनका आपने देखा है उन्होंने सेलिब्रेट भी किया किस अंदाज से और किस तरह किया है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रही हैं कि प्रोफेशनली आप हमारी टीम को क्या सोचना चाहिए और क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए।
मैं कल भी कह रहा था कि एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमने डरना नहीं है, हमने लड़ना है, सही। जीतना है। और जीतना भी इस तरह के जोश से ज़्यादा होश रखना है। आप एग्जैक्टली समझते हैं कि ज्यादा एक्साइटेड ये अभी जो नहीं फायदा होना है है अपनी ना, ये जो परफॉर्मेंस। 2020 मैच का सिलसिला शुरू हुआ ना, ये अब एक एक गेंद का गेम लव, वन गेंद की बात होती है बात, और ये अब मैथमेटिकली खेला जाता है। इसमें गेंद को एक गेंद भी अगर आप डॉट देंगे तो आपको नुकसान होगा। सही। इसमें जो अब नई प्लानिंग आई है और नई टेक्निक आई है वो ये है कि एक एक गेंद को आपने बॉलिंग में भी सही। और बैटिंग में भी मैनेज करना ठीक हो है। गया, मतलब बात है कि हम ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करना, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारी परफॉर्मेंस मजीद अच्छी होगी और ग्रीन शर्ट्स जो है वो उसी तरह से छाई रहेंगी। अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब के हवाले से कि क्या इस वक्त जो है वहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है साबिक वजीर आला बलोचिस्तान सरदार गौस बख्श बाराजोई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? एक तरफ पर तो हमने इंडिया की नींदें उड़ा दी, ग्राउंड्स में हमने फतह के झंडे गाड़ दिए, और एक तरफ पे बलूचिस्तान का जो मामला है समझ नहीं आ रहा है। इस्तीफा दे दिया है जाम कमाल खान ने, अब्दुल कुद्दूस बजिंजर साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो ये तमाम सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, हमारी सियासत इसी तरह की है जी। एक तरफ तो आपने कहा कि हमने इंडिया की नींदें हराम कर दी, उनको हरा के, एक तरफ से हम अपनी सियासत में अपने साथी लड़ झगड़ के अपने आप को परेशान किए हुए हैं। ठीक है जी, ये मसला था BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है ये कुद्दूस जिंजो की सरबराही में तो नहीं कहूँगा, लेकिन सनाउल्लाह ज़हरी नवाब साहब के खिलाफ उन्होंने वोट किया, उनकी पार्टी के दोस्तों ने, यारों ने, और एक नई पार्टी अचानक बनाई और कुद्दूस बजिंजर साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो उसके बाद 2018 के इलेक्शंस में ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके भी उभरी जी। अब असूलन तो ये होना चाहिए था, क्योंकि कुद्दूस बजिंजर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले इलेक्शन से पहले भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वो अपनी मर्जी कर ले आए किसी भी तरीके से, तो उनको भी बिठा देते ताकि देखते बाप की ही गवर्नेंस देखनी थी ना जी। और 3 साल के बाद वो, आप 3 साल के बाद तो नहीं बल्कि पहले ही 2-3 महीने के अंदर ही आपस में कशुबिगी तो इनकी लगी हुई थी जी। कई बार इन 3 सालों में कई बार कोशिशें की गई, पता चला कि जिसमें नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, मिनिस्टर्स नाराज हो रहे हैं, मिनिस्टर्स राजी हो रहे हैं। अब ये है कि लगता है कि बाप के जो पीछे फलसफा था वो फलसफा जो है वो जाम साहब के पीछे से निकल गया, और अब जो है ना आगे के लिए क्या सोच रहे हैं वो। और मैं समझता हूँ, जो मुझे इतलात आ रही है बलूचिस्तान से कि बजिंजर साहब ने स्पीकरशिप से भी रिजाइन कर दी है, तो ही इज ऑल सेट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर अगेन। तो बहरहाल पार्टी भी वही है, सियासत भी वही है। अच्छा, क्या समझते हैं आप? खुद आप साबिक वजीर आला भी रह चुके हुए हैं, ये मनसब आपके पास भी रहा है सरदार साहब, और अब्दुल कुद्दूस बजिंजर साहब को आप इस मनसब के लिए किस तरह से देख रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि इस तरह से सडन जो एक पहले अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और उसके बाद जिस तरह से जाम कमाल साहब चले गए और उनसे जो अरकान है वो नाराज रहे हैं, तो क्या अरकान की डिमांड पर अब्दुल कुद्दूस बजिंजर साहब पूरा उतरते हुए नजर आते हैं? देखिए जी, जिंजो साहब ने जितनी गवर्नेंस की थी वो हमने देखा था, उसमें कोई खास नई बात नहीं थी बीवी। हुआ ये कि पार्टी थी, पार्टी के दोस्त थे इनके, वो मेंबर्स थे, आपस में मिल बैठते थे, इनकी अपनी एक क्या कहते हैं सोच है, सियासी सोच है, उस सोच के मुताबिक उन्होंने भी अच्छे काम इतने ज्यादा नहीं किए, अपनी मर्जी के काम किए और दोस्तों की मर्जी पे काम किए। अब भी आगे भी इनसे यही तवक्को करे। जाम साहब का अपना मिजाज होगा, वो इनको ज्यादा पता होगा क्योंकि उनके साथ रहे, लेकिन मैं नहीं समझता कि BAP जो है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इनके साथ थी, पहले बिस्मिल्लाह उन्होंने की जी। दरवाजा जो है ना खटखटाया पहले अपोजिशन ने, जिसको PDM कहते हैं, ठीक है ना जी। तो अब ये कि अब देखें कि PDM क्या करती है, वो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो कि बाप पार्टी को अच्छा नहीं समझते। तो फिर क्या, अब ये देखना है कि आया जाम साहब बाप में गलत थे या बाप पार्टी का जो बनना था वो गलत था। अब ये टेस्ट है हमारे पॉलिटिशियंस का बलूचिस्तान में खास तौर पे। तो बहरहाल मैं नहीं देखता कि कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस होगी, गेम वही होगी
प्लेयर और होंगे शायद सही। वीडियो और इसी पॉइंट पे आपके पास वापस आऊंगी सरदार साहब। फयाज बड़ाई साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ पे तो असेंबली में ये प्रॉब्लम चल रही है कि इस्तीफा दे दिया गया है, नए वजीर आला जो हैं अब्दुल कदीस बजिंजो साहब का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर हमने देखा है कि जी नए स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली के जो होंगे वो साबिक वजीर आला बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली साहब, जिनके नाम पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। तो इस वक्त बलोचिस्तान की जो करंट सिचुएशन बनी हुई, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? और जैसे खुद बाराज़ोई साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि चीज़ों में कोई तब्दीली आएगी, प्लेयर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे लेकिन बाकी मामलात जो हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, और इसमें अहम जो किरदार अदा किया है वो पीडीएम ने किया है, अपोजिशन ने किया है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सरदार साहब ने फ़ायदा जो अफगानिस्तान इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसके बारे में एक बड़ा जामे जुमला बोल दिया है कि सियासत भी वही है और पार्टी भी वही है। एक्चुअली अब देखना ये है कि सियासत और पार्टी तो वही है, क्या मफादात भी वही हैं? आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में सारी जंग और सारी सियासत मफादात की है। उसी पार्टी के लोग जब उनके मफादात उनके मर्ज़ी से नहीं होते तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और दूसरे बंदे के हक़ में हो जाते हैं। ये बलूचिस्तान की सियासत चली आ रही है। देखना यह है कि बजिंजो साहब वज़ीर आला हैं या जाम कमाल साहब थे, अब चले गए, उन्होंने भी कमाल कर दिया है। देखना यह है कि बलूचिस्तान के अवाम का क्या बनता है, उनको क्या हकूक़ मिलते हैं, क्या राइट्स मिलते हैं, क्या बलूचिस्तान में हेल्थ सिस्टम बेहतर होगा, क्या बलूचिस्तान में एजुकेशन सिस्टम होगा बेहतर, क्या बलूचिस्तान में जो इंसानी सूरत हाल है वो बेहतर होगी, क्या बलूचिस्तान के अवाम की जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज इलाकों के लोग हैं, उनकी हालत पर भी तवज्जो देगा। तो मैं समझता हूँ कि अब जो भी हुकूमत बने, चाहे बजिंजो साहब आए या कोई और आए, अब देखना यह कि बलूचिस्तान के अवाम की भी किस्मत बदलती है कि नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वाले से सरदार साहब बेहतर बता सकेंगे कि बलूचिस्तान का जो माजी जो हाल बड़ाई है साहब, और बल्कि मुस्तकबिल क्या होगा। बलूचिस्तान की अगर बात की जाती है तो बलूचिस्तान जो है इसकी सियासत पाकिस्तान की दीगर सूबों की निस्बत जो है वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आती है। यहाँ पर बाकायदा जो है वो जिरगा काफ़ी अहम किरदार अदा करता है, वहाँ के सरदार जो है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं। तो बलूचिस्तान जो है इस वक्त वो काफ़ी अहमियत का हामिल भी बन चुका हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सारे पाकिस्तान की सियासत से बलूचिस्तान की सियासत जो है वो डिफरेंट है। वहाँ के जो लोग हैं, जो कौमी और सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, उनकी जो इलेक्शन होता है वो भी बड़े डिफरेंट अंदाज में होता है। उनको कबायली लोग हैं, अपनी उनकी सोच है, अपनी समझ है और अपना है उनका वर्किंग का एक तरीकाकार है। तो मैं समझता हूँ कि जब वो हुकूमत में भी आते हैं तो उस वाले से भी वो थोड़ी सी डिफरेंट सोच रखते हैं। जी बिल्कुल। आप जानती हैं कि बलूचिस्तान का तो इतना दिलचस्प सोच चल रही है कि कहते हैं कि एक मरतबा सारे लोग हुकूमत में शामिल हो गए थे तो उन्होंने कहा एक बंदे को अपोजिशन में भी ले लो यार, अपोजिशन की मुराद भी तो किसी ने लेनी है। तो बुनियादी बात यह है जो बलूचिस्तान के अवाम देख रहे हैं अपने नुमाइंदों की तरफ, अपने सरदारों की तरफ, अपने जो उनके मालिक हैं कि वो असेंबली में बैठकर उनके बारे में क्या करते हैं। सरदार साहब, बलूचिस्तान की सियासत पाकिस्तान के दीगर सूबों से बहुत मुख्तलिफ नजर आती है। जैसे अभी बड़ाई साहब ने भी कहा, मेरा भी इनसे यही सवाल था। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि मौजूदा हुकूमत का किरदार जिस तरह से आप देख रहे हैं वो क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर कितना मुस्बत है, या आप क्या समझते हैं कि इसमें इस किरदार को किस तरह से इसके अंदर कोई तब्दीलियाँ होनी चाहिए? एंड सेकेंडली, बलूचिस्तान में आज तक डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो सका। मौजूदा हुकूमत का गो के फोकस काफी ज्यादा तरक्याती कामों के ऊपर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो भी कोई आए, जो भी कमान संभाले, जैसे आपने कहा कि सिर्फ प्लेयर चेंज हो जाएंगे, स्टोरी वही की वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे सवाल फिर वही बनता है कि क्या जो लोग हैं उनकी उनकी जो ख्वाहिशात हैं या जो उनकी तवक्कुआत हैं या जो उनके बेसिक राइट्स हैं, क्या वो उनको बेसिक हकूक उनके दे दिए जाएंगे? देखिए, मैं आप थोड़ी देर अभी मोहतरम फरमा रहे थे कि वहाँ सरदारों का और कबायलियत का हिस्सा है, ऐसा नहीं है जी। अब सियासी पार्टियां आ गई हैं इस असेंबली में, आप देखें सरदार इसमें ताकतवर चंद एक है लेकिन सारे के सारे सरदार नहीं है जी। आपके लिए क्लियर कर दूं, सियासी पार्टियां आ गई हैं, सियासी पार्टियों का जो ना क्या कहें माहौल इस किस्म का बन चुका है कि वो सब के सब क्या कहते हैं इसी तरह से एक्ट करते हैं जो एमपीएस उनके आते हैं जैसे वो सरदार हों। बल्कि एक एमपीए साहब ने तो ये भी फरमाया था कि मैं अपने इलाके का सीएम हूँ, ठीक है ना जनाब। तो अब ये सियासी पार्टियों का फेल्योर है, सरदारों को इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, कोई एक सरदार है, उस सरदार को ढूंढना पड़ेगा जो वो ये गेम बनाते हैं कि भाई कैसे हो, किस तरह से हो। तो कहने का मतलब मैंने आपसे पहले कहा कि सब पार्टियां फेल है यहाँ पे। नई पार्टी है, पुरानी पार्टी है, अपोजिशन के हैं या गवर्नमेंट के हैं, ये इनका नजरिया कुछ भी नहीं रहा। नजरिया यही है कि अपना काम निकालना है, किस तरह से निकालना है
अब तो ये सरदार साहब मैंने फिर कहा कि बलूचिस्तान की आम आवाम का क्या होगा? जैसे आपने कहा कि नजरिया कोई नहीं रहा, और वो एक बंदा कौन है जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स को सेट कर रहा है, जो ड्राइंग रूम में बैठ के चीजों को तरतीब दे रहा है? कौन है वो साहिब जिनके चेहरे से आज तक पर्दा बेनकाब नहीं हो सके? उसको देखना पड़ेगा जी। ये जो जहाज चलते हैं वहां से स्पेशल जहाज चलते हैं, कभी कोई बड़ा आदमी आता है, कभी दूसरा बड़ा आदमी आता है। बड़ा आदमी बाई वर्चू ऑफ द सीट, ऐसे नहीं है कि वो बड़ा आदमी नजरिए के जरिए से भी बड़ा हो। तो मैं आपसे पहले ये अर्ज कर चुका हूँ पहले भी कि ये सियासी पार्टियों का फेल्योर है, मंशूर नहीं है किसी भी पार्टी का। सही किस्म का अवाम, मेरी तरह की अवाम जो है वो ख्वार फिर रही है कि मेरे हकूक कहाँ से मिलेंगे। कहीं किसी तरह किसको झुकना आता है, झुक तो वो काम करवा लेता है अपना, जो नहीं झुक सकता वो घूमता रहे। तो गरीब आवाम पिसी हुई है पाकिस्तान की आवाम की तरह, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम तो बहुत ही ज्यादा। अब अगर जब आवाम हो तो फिर तो बात बनती है, वरना मीर कुद्दूस मिज़ंजो भी तो आवाम में से हैं। वो कोई सरदार या बड़े खानदान से तो उनका ताल्लुक इतना नहीं है हुक्मरान से, लेकिन वो हुक्मरानी जो आजकल के दौर की है उसमें वो हमेशा इन रहे हैं। ठीक है जी। तो अवाम का ख्याल करे तो फिर तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अवाम का ख्याल नहीं करता, अपना ख्याल करता है जो भी आता है। तो अब यही होगा कि दरिया वही बह रहा है, सिर्फ वो क्या कहते हैं किनारा बदल दिया है। ये किनारा खुश्क हो जाएगा, दूसरी साइड पे जो ना थोड़ी सी आबादी हो जाए। सरदार साहब, आपकी बातें सुनकर एक तरफ से दिल जो है वो अफसुर्दा भी हो रहा है। जैसे आपने कहा कि दरिया तो वही बह रहा है, सिर्फ किनारे का साइड जो है वो तब्दील कर दिया गया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ जो इस वक्त जंग लड़ी जा रही है वो अपने ज़ाती मफादात की लड़ी जा रही है, कौमी मफादात को तो तरजीह नहीं दी जा रही। बिल्कुल सीधी बात है। आप आर्काइव में जाए, अभी 2-4-5 दिन पहले जब टेबल तो नहीं हुई थी ये नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर साहब अपने उससे जगह से जहाँ से बैठ के वो असेंबली का वो चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि मेरे सारे फंड जो है वज़ीर आला अपने पर तरफ ले गया और मेरे हल्के को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया है। तो बात तो क्लियर हो गई कि मेरा हल्का, हर एक का, हर बंदा जो है अपने उसमें चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले। वो इम्पोर्टेंस लेने के लिए हर कोई पावर की जंग है, और आजकल पावर लेना आसान भी है, मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट इसको किस तरह से डील करेगी, जहां पे हर बंदे की कोशिश ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ जो है वो चीजें ज्यादा आ जाएं, या उनका फोकस ये है कि मेरे हल्के में काम ज्यादा हो? जैसे बड़ाई साहब ने कहा कि वहां पर सब लोग हुकूमत में चले गए, तो एक उन्होंने कहा कि अपोजिशन में भी एक बंदा होना चाहिए। जब सब अपनी अपनी बात करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे मौके पर इन लोगों को डील करना हुकूमत के लिए कितना टफ होगा, या कैसे डील करना चाहिए? हुकूमत तो ये खुद होगी ना जनाब, कोई और हुकूमत तो नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकेगी, गवर्नमेंट इनकी अपनी होगी, ये जो चाहेंगे करेंगे। अपोजिशन का हाल ये है कि अपोजिशन बाप के साथ मिलके बैठ गई थी जी इसको निकालने के लिए, जान साहब को निकालने के लिए। मतलब अपोजिशन क्लियर कट कहती थी कि ये बाप जो है ये गलत पार्टी है, नाजायज पार्टी है। तो अब यही नाजायज पार्टी का ही दोबारा चीफ मिनिस्टर आएगा। अपोजिशन को कितने नफलों का सवाब मिला इस मामले में। या तो अपोजिशन ऐसी गेम करती कि उनका चीफ मिनिस्टर आता, फिर पता चलता कि चले जनाब इस माहौल में, गंदे बुरे माहौल में पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान जो है दोबारा बहुत अच्छी पटड़ी पे रवाना हो गया और हम तरक्की की इशारा पे वक्त भागते हुए चले जाए। ठीक है जी, ऐसे नहीं है जी। सही। बड़ाई साहब, जैसे सरदार साहब ने खुद सारी सिचुएशन को क्लियर किया और बताया हमें कि किस तरह से सर ये खुद भी मनसब पे फाइज रहे हैं, जिस मनसब की आज बात की जा रही और जिसके ऊपर लड़ाई भी की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए और जहाँ पे हर बंदे का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात तक रहे या अपने मफाद तक रहे, तो वहाँ पर एक आम आदमी को डिलीवर करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसी सिचुएशन में मौजूदा हुकूमत को किस तरह से डील करना चाहिए इन लोगों के साथ? सरदार साहब ने बड़े मासूमाना अंदाज में, बड़े जामे अंदाज में बात कहती है कि वहाँ अगर सरदार ज़्यादा नहीं है तो जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भी फेल हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई अच्छा नहीं हुआ कि वहाँ सियासी पार्टियाँ बनी, सियासी पार्टी ने बंदे अपने रखे, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर सके पार्टी की बुनियाद पर। तो जो बलूचिस्तान के अवाम है उनकी किस्मत तो फिर उसी जगह पर रही ना। तो जैसे वो खुद कह रहे हैं कि उनके अपने हल्के में काम नहीं हुआ, तो इसी तरह हर बंदा अपने अपने हल्के में काम करा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब फेडरल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इस सारी सूरत हाल को सीरियस रहे, बलूचिस्तान के अवाम के लिए
जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बुनियादी तौर पर जो भी फंड जा रहे हैं, जो भी बजट जा रहा है बलूचिस्तान को, उसको यकीनी बनाना चाहिए किसी न किसी जगह पे कि वो आम आदमी तक पहुँचे। और वो जो मफादात की सियासत कर रहे हैं, जो सिर्फ कभी हुकूमत में आ जाते हैं, कभी अपोजिशन में आ जाते हैं, कभी स्पीकर बन जाते हैं, कभी वज़ीर आला बन जाते हैं, सारा खेल उनके इर्द गिर्द ना हो। और जितने भी लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के दूर दराज एरियाज़ हैं, बहुत ही सरदार साहब जानते हैं कि मुझसे बेहतर जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम कितने कितने दूर इलाकों में और कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका भी हक बनता है उन फंड्स पर जो हुकूमत की तरफ से मिलते हैं, उन जो सरकारी वसाइल हैं, बल्कि जो कुदरती वसाइल हैं, जिस तरह बेशुमार कुदरती वसाइल हैं बलूचिस्तान के अपने और बलूचिस्तान के अवाम को वो नहीं मुहैया, तो ये कितनी ज़्यादती की बात है। मैं समझना कि अल्लाह करे अब नई हुकूमत बने और वो ये सोचे इस दुआ के साथ, लेट्स सी कि नई हुकूमत बने जिस तरह भी वो आए, और वो इस सोच के साथ है कि अब हमने नई मजीद क़यादत जो भी हो वो हाँ, आवाम के लिए काम अब करे। हमने बिल्कुल। मजीद असम्बली में लड़ाई नहीं करनी, अब हमारे पास जो टेन्योर रह गया हमने मिलकर आम बंदे की बेहतरी बड़ा के लिए सब कुछ क्योंकि काम बड़ा करना है। नॉन सीरियसली बिहेव किया जा रहा है इस वक्त देखा जाए वहाँ पर। ज़ाहिर है आप देख रही हैं जो पिछले 2 महीने से सूरत हाल बनी है, कभी वो तहरीक जमा हो रही है, कभी वापस ले रहे हैं, कभी उससे वोटिंग हो रही है, कभी 4 बंदे गायब हो जाते हैं वहाँ, और सारी जो जंग है वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी ये अब आइंदा आने वाले दिन भी बताएंगे कि बलूचिस्तान की सूरत हाल मजीद किस तरह से रहेगी। अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर कानूनदान तजियाकार अहमद रज़ा कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हुए हैं। आप उनके इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे जो हैं वो रूमर्स भी फैलाए जा रहे हैं। आप अंदर की खबरें अपने पास क्या रखते हैं? ये भी कहा जा रहा है, ये भी हो सकता है कि शायद ये किसी डील की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई डील करना चाहते हैं, वतन वापस आना चाहते हैं। इस 3 रोज़ा दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? बात यह है कि आज उन्होंने वापस आना है जी। और उनके अराइवल के बाद जरूरी बात है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होगी जी। तो वही जो भी उनके अगर ओपन एजेंडा नहीं है, कोई हिडन एजेंडा है, तो जो माहिर किस्म के जर्नलिस्ट होते हैं उसको अपने सवालों में से सवाल करके वो चीज़ उनके दिलो दिमाग से निकाल लेते हैं सियासतदान के। जी। तो ये आज उन्होंने वापस आना है। देखिए बात यह है कि आज उनके अराइवल के बाद और वो जब यहाँ मीडिया को एड्रेस करते हैं उसके बाद पता लगेगा कि उस दौरे की नौयत क्या थी, वो दौरा कामयाब रहा या उसी अपना मडियोकर रहा या फेल हुआ रहा। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो तवक्कुआत जो है वो ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो आपको $3 बिलियन डॉलर का जो ऑयल है उसकी प्राइस को मौखर कर देगा। अगर वो हो जाता है तो देन इट इज़ ए सक्सेस स्टोरी। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका जो है वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है मियां अपना इमरान खान के साथ थ्रू सऊदी अरब है क्राउन प्रिंस मोहम्मद के जरिए, और इसका इनका जो बुलावा है वो उसका बुनियादी मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया में बैठ के कुछ जो अगर कोई डील वील होना है तो वहाँ बैठ के हो जाए। यहाँ तक नवाज शरीफ ये ऐसे आपने मीडिया वीडियो में नवाज शरीफ हैज गॉट नो फ्यूचर इन दिस कंट्री। कसूरी साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि खित्ते के अंदर जो गेम चेंजर्स हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ रब्ता करना चाह रहे हैं। अमेरिका जैसे आपने कहा कि वो थ्रू मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना रब्ता जो है बहाल करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 3 रोज़ा दौरे की दावत भी दी गई है, आप क्या समझते हैं कि मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात हैं वो किस तरह से आप देखते हैं? और इस जैसे आपने पहले खुद भी कह दिया कि खान साहब वापस आएंगे, वो खुद मीडिया से बात भी कर लेंगे, लेकिन आपका ज़ाती जो तजिया है वो क्या कहता है कि ये 3 रोज़ा दौरा जो है वो कितना कामयाब रहा है और पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कितनी अच्छी जो है वो खुशखबरियां सामने आएंगी? देखिए अभी तक सऊदी अरेबिया से कोई ऐसी खबर ना कोई मनफी अंदाज में निकल रही है ना मुस्बत अंदाज में। अभी तो बस यही बताया जा रहा है कि अपना मदीना में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना रोज़ा अतहर पर हाजिरी दी और उनकी बेगम भी उनके साथ हैं
और कुछ वजीरों के नाम लिए जा रहे हैं जी, जो हमाद उनके अजहर साथ उनके हैं। साथ मौजूद जी। हैं, वजीर तवानाई भी और उनके साथ गए हुए हैं। बाकी जो है अपना मक्का में जो है उन्होंने उम्रा किया। इसके अलावा ये तो इबादत है, ये हर मुसलमान को करनी चाहिए, वो चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो आम अपना आदमी हो। मजदूर हो, उसे ये तो इबादत ये जिंदगी में एक दफ़ा तो करनी होती हैं। जी। तो वो ये भी कर रहे हैं, इनको ज़्यादा मौका मिल जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो अभी वो इनका ज़ाती मामला है, उसका उसका ना पाकिस्तान की सेहत पर कोई असरअंदाज होती है ये खबर कि वो मदीना में है या मक्का में है, वो उनका ज़ाती है। अल्लाह ताला जो भी उनकी नीयत में जो है दुआएं हैं वो अल्लाह ताला उनकी कबूल करे। लेकिन देखना ये है कि 22 करोड़ आवाम को जो है इस दौरे के बाद क्या उसमें से जो उनको पैकेज क्या मिलता है। क्या पैकेज मिलता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। बड़ाई साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अहमद रज़ा कस्तूरी साहब ने कहा कि सुपर पावर के एक राब्ता जो है वो थ्रू मोहम्मद बिन सलमान जो है पाकिस्तान के साथ एक डेवलप करने की कोशिश की गई। 3 रोज़ा ये दौरा रहा और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने कहा उन्होंने अपना ज़ाती इबादत भी की जो उनका एक अपना ज़ाती फ़ैल है। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खबरें जो हैं वो आती हैं। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो बात की है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा साहब ने, उसमें जो दौरे के हवाले से खान साहब के सऊदी अरब के हवाले से, उसमें जो अहम बात उन्होंने की है कि जो सुपर पावर है कुछ बातें कुछ चीज़ें तय करना चाह रही है पाकिस्तान से, वो आया सऊदी अरब। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से अमेरिका में खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिकन जो इंतज़ामिया है उसके एयर स्पेस देने के हवाले से मुआहदा होने जा रहा है। और ये बड़ी अहम खबर थी जिसके बारे में आपको इनसे ही पूछना चाहिए था। तो इसके हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम ऐसा कोई बात नहीं। सर, अभी तक तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी इस तरह के हवाले आ से गई है, लेकिन एक बात उन्होंने फ़ायदा, हाँ उन्होंने एक बात ज़रूर की है कि हमारी अमेरिकन के साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से और दूसरे जो तकनीकी पहलू हैं उस हवाले से बातचीत जारी है और जारी रहती है। ये पॉइंट नोट करने वाला बात है। तो अगर सऊदी अरब में गए जैसे कि उन्होंने निशानदेही की है सर, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से अभी तक एयर स्पेस के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं आई है। मैं कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत इस बात की तरदीद कर रही है, लेकिन उन्होंने तरदीद करते हुए ये भी कहा है कि हमारी दहशतगर्दी के हवाले से उनसे बातचीत जारी है। सर, और हम कर भी दहशतगर्दी हैं। पॉइंट अलग है, एयर स्पेस का अलग है, क्योंकि इससे पहले भी तो जब बात ये की जा रही थी बहुत सारे रूमर्स दिए जा रहे थे और उस वक्त स्टॉप किया गया था। अब हमारी हुकूमत के पास तो कोई खान साहब के पास कुछ मौका ही नहीं है कि वो तो अब कह चुके हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब तो इतना भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, तो फिर मैं किसी ऐसी खबर के ऊपर तो डिस्कशन नहीं करना चाहूंगी कि जिसके ऊपर अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज मेरे पास ना आई हो। नहीं, यूटर्न भी नहीं ले सकते आप तो इस बात पे। लेकिन जो उन्होंने निशानदेही की है ना सऊदी अरब के थ्रू, तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है। ऐसी बेशुमार बातें होती हैं जिनको वक्ती तौर पर कहते हैं और फिर ये जानबूझकर खबरें फैलाई जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ होता है और फिर बाद में वो खबरें सही भी साबित होती हैं। सही। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। अपनी मेज़ान फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।